हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम भारतीय रेलवे के छुट्टी नियमों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हर रेलवे कर्मचारी के लिए जानना बहुत जरूरी है, चाहे कोई अभी सेवा में आया हो या आने की तैयारी कर रहा हो। देखिए, इन नियमों को समझना सिर्फ काम और निजी जिंदगी में एक बैलेंस बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि ये जानने के लिए भी जरूरी है कि रेलवे का इतना बड़ा सिस्टम आखिर इतनी अच्छी तरह से चलता कैसे है। तो आज की क्लास में हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। हम छुट्टी के पीछे के सिद्धांत से शुरू करेंगे, फिर सामान्य नियमों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि छुट्टी मंजूर कौन करता है और कौन से नियम सबसे जरूरी हैं। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। हर नियम के पीछे एक सोच होती है, एक सिद्धांत होता है। आइए समझते हैं कि रेलवे की छुट्टी की पॉलिसी किस सिद्धांत पर बनी है। और हाँ, इसमें एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास भी है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प दुविधा है। एक तरफ नियम 503 साफ कहता है कि छुट्टी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड की सोच ये है कि छुट्टी कर्मचारी और रेलवे दोनों की भलाई के लिए बेहद जरूरी है। मतलब नियम अपनी जगह है, लेकिन उसे लागू करने की भावना काफी सपोर्टिव है। और रेलवे बोर्ड का ये कोटेशन इसी सपोर्टिव भावना को और मजबूत करता है। यह साफ साफ कहता है कि जब कर्मचारी छुट्टी से तरोताजा होकर लौटता है तो रेलवे का काम और भी बेहतर होता है। इसलिए अधिकारियों को छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, तो जब छुट्टी इतनी जरूरी है तो इसे लेने के सामान्य नियम क्या हैं? अपने दूसरे खंड में हम उन बुनियादी नियमों पर बात करेंगे जो हर तरह की छुट्टी पर लागू होते हैं। 5 साल, ये संख्या याद रखनी है। किसी भी कर्मचारी को लगातार छुट्टी की ये अधिकतम सीमा है। मतलब किसी भी तरह की छुट्टियों को मिलाकर लगातार 5 साल से ज्यादा की छुट्टी नहीं दी जा सकती। ऐसा इसलिए ताकि काम पर बहुत लंबा असर ना पड़े। अब मान लीजिए कि किसी ने एक तरह की छुट्टी ले ली, पर बाद में उसे किसी दूसरी तरह की छुट्टी में बदलवाना है, तो इसके लिए 30 दिन का समय मिलता है। छुट्टी से वापस आने के 30 दिनों के अंदर अंदर इसके प्रकार में बदलाव के लिए अर्जी दी जा सकती है। अब बात करते हैं छुट्टियों को एक साथ जोड़ने की। देखिए, ज्यादातर छुट्टियों को एक दूसरे के साथ लिया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपवाद है और वो है कैजुअल लीव यानी सीएल। ये याद रखना है कि कैजुअल लीव को किसी भी नियमित छुट्टी जैसे एलएपी या एलएचएपी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अब एक सवाल उठता है, क्या ये सभी नियम हर कर्मचारी पर एक जैसे लागू होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। रेलवे में काम की प्रकृति के आधार पर कर्मचारियों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है और उनकी छुट्टियां भी उसी हिसाब से तय होती हैं। पहली श्रेणी है ऑफिस स्टाफ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें वे सभी कर्मचारी आते हैं जो हेडक्वार्टर या डिविजनल ऑफिस जैसे प्रशासनिक कार्यालयों में क्लेरिकल काम करते हैं। दूसरी श्रेणी है वर्कशॉप स्टाफ। इसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो रेलवे की वर्कशॉप या कारखानों में काम करते हैं, जहां ट्रेनों का निर्माण या रखरखाव होता है। ये सब फैक्ट्रीज एक्ट के तहत आते हैं। और तीसरी, जो सबसे बड़ी श्रेणी है, वो है ओपन लाइन स्टाफ। इसमें रेलवे के बाकी सभी कर्मचारी आ जाते हैं, जैसे कि रनिंग स्टाफ, स्टेशन पर काम करने वाले लोग, लोको शेड के कर्मचारी और ट्रैक इंस्पेक्टर्स। तो इन अलग अलग श्रेणियों में छुट्टियों का बंटवारा कैसे है? जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, ऑफिस स्टाफ को साल में 16 राजपत्र छुट्टियां मिलती हैं। वहीं वर्कशॉप स्टाफ को 15 पेड हॉलीडेज और ओपन लाइन स्टाफ को 12 छुट्टियां मिलती हैं। ये फर्क उनके काम की प्रकृति को देखते हुए रखा गया है। अच्छा, नियम तो जान लिए, लेकिन छुट्टी मंजूर कौन करेगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। तो चलिए इस खंड में समझते हैं कि छुट्टी के आवेदन को मंजूरी देने का अधिकार किस अधिकारी के पास होता है। तो सवाल ये उठता है कि छुट्टी के आवेदन को मंजूर करने का अधिकार आखिर होता किसके पास है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही अधिकारी के पास आवेदन न देने पर प्रक्रिया में बेवजह की देरी हो सकती है। अब इस टेबल पर गौर करते हैं। जो रोजमर्रा की छुट्टियां होती हैं, जैसे कैजुअल लीव या 15 दिन तक की एलएपी, उन्हें सीनियर सुपरवाइजर मंजूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे जैसे छुट्टी की अवधि बढ़ती है, मंजूरी देने वाले अधिकारी का पद भी सीनियर होता जाता है। और अगर बात विशेष छुट्टियों की हो, जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव या स्टडी लीव, तो इनकी मंजूरी और भी ऊंचे स्तर के अधिकारियों से लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर स्टडी लीव के लिए पीएचओडी या डीआरएम की मंजूरी चाहिए। इससे पता चलता है कि इन छुट्टियों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं।
ये वो नियम हैं जो हर किसी को हमेशा याद रखने चाहिए। संक्षेप में ये बातें याद रखनी हैं। छुट्टी को प्रोत्साहित किया जाता है, पर यह कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। जिस प्रकार की छुट्टी मांगी गई है, अधिकारी उसे बदल नहीं सकता। लगातार छुट्टी की अधिकतम सीमा 5 साल है। कैजुअल लीव के नियम सबसे अलग हैं, और सबसे जरूरी, हमेशा सही अधिकारी से ही छुट्टी मंजूर करवानी है।